नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग अच्छे होंगे। और आज हम लोग घटना चक्र से रेलवे घटना चक्र से हम लोगों ने 20 क्वेश्चन उठाए आपके लिए, और बायोलॉजी के टॉप 20 क्वेश्चंस हैं जो कि आपके आने वाले आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। और ये सारे प्रश्न विगत परीक्षाओं में रेलवे के द्वारा ही पूछे गए हैं, और इसके साथ साथ इसके कुछ फैक्ट्स भी दिए जाएंगे जो कि आपको याद रखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला सवाल, सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ स्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, आपका आंसर हो जाएगा हैदराबाद में। देखिए इसके कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं। कोशिकी एवं आणविक जीव विज्ञान सेलुलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का केंद्र, जो कोशिका के सूक्ष्म अध्ययन की सुविधा प्रदान करता है, ये हैदराबाद आंध्र प्रदेश में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल, आपका दूसरा सवाल, सेंटर फॉर डीएनए एंड फिंगरप्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक्स CDFD अवस्थित है कहाँ। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, डीएनए फिंगरप्रिंट हैदराबाद में स्थित है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स CDFD हैदराबाद में स्थित है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है कि जंतु कोशिका पादप कोशिका से भिन्न होती है क्योंकि उसमें, मतलब बताना है आपको कि जंतु कोशिका और पादप कोशिका क्यों एक दूसरे से भिन्न होते हैं। आपका पहला ऑप्शन है कोशिका भित्ति नहीं होती है। बिल्कुल सही बात है, जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है, जबकि पादप कोशिकाओं में कोशिका भित्ति पाई जाती है। हरित लवक नहीं होते हैं। जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं पाया जाता है। पादप यानी पेड़ पौधे में हरित लवक पाया जाता है। तारक केंद्रक होते हैं। तारक केंद्रक जंतु कोशिका में उपस्थित होता है। हीमोग्लोबिन होता है। जंतु कोशिका में हीमोग्लोबिन भी होता है, जिसके कारण हीमोग्लोबिन के कारण ब्लड का जो रंग होता है वो रेड होता है, और हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन का हमारे शरीर में संवहन भी करता है। तो इसके लिए 1, 2, 3 और 4 चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, अर्थात ऑप्शन ई उपयुक्त सभी। चलिए अगला सवाल देखते हैं, और इसके कुछ फैक्ट्स भी जान लेते हैं। जंतु कोशिका एवं पादप कोशिका में क्या क्या अंतर होते हैं। देखिए जंतु कोशिका यह केवल प्लाज्मा झिल्ली से घिरी होती है जंतु कोशिका, और पादप कोशिका प्लाज्मा झिल्ली के अतिरिक्त कोशिका भीति से भी घिरी होती है। ठीक, इसमें प्लाज्मा झिल्ली भी होता है और कोशिका भीति भी होता है, क्योंकि उसको सहारा प्रदान करना होता है, ये काफ़ी मजबूत होते हैं। हरित लवक, जंतु कोशिका में हरित लवक नहीं होते हैं, जिसके कारण ये अपना जंतु कोशिका भोजन स्वयं नहीं बना पाता है, और पादप कोशिका में हरित लवक होता है। तीसरा है कि यह 1 या 2 तारक केंद्रों सहित सेंट्रोसोम होता है इसमें, और इनमें 2 छोटे साफ, पादप में 2 छोटे साफ क्षेत्र होते हैं जिन्हें ध्रुवीय टोपी कहते हैं। इसमें फोर्थ क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं, और इसमें है हीमोग्लोबिन, सॉरी, जंतु कोशिका में हीमोग्लोबिन होते हैं और पादप कोशिका में हीमोग्लोबिन नहीं होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं के बने हैं। निम्नलिखित में से किसने यह मूल अवधारणा प्रस्तुत की थी कि सभी जीव कोशिकाओं से बने होते हैं। देखिए कोशिका की खोज किसने किया था। रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में। लेकिन यह मूल अवधारणा किसने प्रस्तुत की थी कि जीव कोशिकाओं के बने हुए हैं, यानी कि कोशिका सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा स्लाइडेन और स्वान दोनों ने किया था, यानी ऑप्शन 2 और 4 दोनों सही हो जाएगा, स्लाइडेन एवं स्वान ने। देखिए इसके कुछ फैक्ट्स हैं। J.M. स्लाइडन तथा टी स्वान नामक वैज्ञानिक ने 1839 में कोशिका सिद्धांत यानी सेल थ्योरी दिया था, जिसके अनुसार सभी जीव कोशिकाओं के बने होते हैं। और आगे और जान लीजिए कि लुई पाश्चर ने पाश्चुकरण की क्रिया की खोज की थी। रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने कोशिका की खोज की थी 1665 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अगला सवाल क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए महत्वपूर्ण है। देखिए हमारा शरीर में ऊतक का वृद्धि करना है और विकास, अगर हमारे बॉडी को विकास चाहिए, और इस सुधार के लिए कौन महत्वपूर्ण है, तो प्रोटीन। हमारे बॉडी को प्रोटीन अगर खास अच्छी मात्रा में मिलेगा तो हमारा बॉडी विकसित, हमारा शरीर जो है वो विकसित करेगा, ऊतकों में वृद्धि होती है। प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर नामक बीमारी भी हो जाती है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
देखिए, प्रोटीन कोशिकाओं तथा ऊतकों के संरचनात्मक भाग बनाते हैं तथा शरीर के ऊतकों की वृद्धि, विकास व सुधार के लिए प्रोटीन महत्वपूर्ण है। देखिएगा, जो बॉडी बिल्डिंग जो होता है, जिम जो जाते हैं लोग, तो वो लोग प्रोटीन का इस्तेमाल करते हैं, जिससे उनका जो मस्कुलर बॉडी बन जाता है, ठीक है, क्योंकि कोशिका वृद्धि कर जाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई क्या होते हैं। प्रोटीन का जो निर्माण होता है उसका आधारभूत इकाई क्या होता है, मतलब कि सबसे छोटी इकाई क्या होती है। जिस तरह से हमारा शरीर कोशिकाओं से बना है, हमारे शरीर की जो सूक्ष्मतम इकाई है वो क्या है, कोशिका। उसी तरह से प्रोटीन के निर्माण का आधारभूत इकाई जो है वो अमीनो अम्ल है। अमीनो अम्ल एक प्रकार का प्रोटीन ही होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा अमीनो अम्ल। इसके कुछ व्याख्यान दिए गए हैं कि प्रोटीन के निर्माण में आधारभूत इकाई अमीनो अम्ल होते हैं। प्रोटीन वास्तव में अमीनो एसिड की श्रृंखला ही होते हैं, ठीक है। प्रोटीन क्या होते हैं, अमीनो अम्ल की एक श्रृंखला होती है, एक चेन होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो अम्ल आवश्यक है। देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए कितने अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, तो प्रोटीन बनाने के लिए 20 अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है। देखिए, इसका कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। देखिए, प्रोटीन बनाने के लिए 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है हमारे बॉडी को, और इन 20 अमीनो अम्ल में से 10 का संश्लेषण लीवर के द्वारा होता है। माने 10 गो अमीनो अम्ल है वो हमारा शरीर खुद ही बना लेता है लीवर के द्वारा, ठीक है। और 10 को जो है 10 को आहार नाल में उपस्थित होना जरूरी है, ठीक, सॉरी माफ़ कीजिएगा, आहार में उपस्थित होना। देखिए, 20 प्रकार के अमीनो अम्ल चाहिए, जिसमें से 20 गो अमीनो एसिड में से 10 का संश्लेषण हमारा लीवर यानी हमारा शरीर खुद कर लेता है, और 10 को हम लोग अपने आहार यानी कि भोजन में उपस्थित करते हैं, जरूरी होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लग रहा होगा सवाल को। ये सारे सवाल आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जा सकते हैं। अगर आप एनटीपीसी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी, या किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें पूछा जा सकता है। हालांकि हमने रेलवे के सेट से इस क्वेश्चंस को उठाए हैं। चलिए आगे देखते हैं। अमीनो अम्ल मिलते हैं, तो वही सवाल आ गया, अमीनो अम्ल कहाँ मिलते हैं, प्रोटीन में मिलते हैं। प्रोटीन से ही तो, अमीनो अम्ल से ही तो प्रोटीन बना है, तो अमीनो अम्ल कहाँ मिलेगा, प्रोटीन में। ऑप्शन नंबर डी इसका सही हो जाएगा। वही चीज़ लिखा हुआ है कि प्रोटीन वस्तुतः एमिनो अम्ल से बने होते हैं। मानव शरीर को लगभग 20 प्रकार के अमीनो अम्ल की आवश्यकता होती है, जिनमें से लगभग 10 का मानव शरीर स्वयं संश्लेषण कर लेता है और शेष 10 उसे भोजन के द्वारा प्राप्त होता है। मानव शरीर का लगभग 15% भाग विभिन्न एमिनो अम्ल से बना होता है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन किसमें होता है। देखिए, आनुवंशिकी उत्परिवर्तन जो होता है वो क्रोमोसोम्स में होता है। किसमें होते हैं, क्रोमोसोम्स में। इसके कुछ फैक्ट्स हैं। आनुवंशिकी उत्परिवर्तन क्रोमोसोम्स में होता है। जीवधारियों की एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में विभिन्न लक्षणों के प्रेषण या संचरण को आनुवंशिकता कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। जीन परिवर्तन किसमें होता है, तो डीएनए में। जीन परिवर्तन किसमें होता है, तो डीएनए में। डीएनए के क्रियात्मक खंड को ही जीन कहते हैं। देखिए, जीन परिवर्तन डीएनए में होता है। डीएनए में आनुवंशिक विशेषताएं जीन के ही कारण संभव होती हैं, और जीन आनुवंशिक गुणों के प्रति भी उत्तरदायी होता है। जो आनुवंशिक गुण होते हैं माता पिता से बच्चों में जो होता है गुण, वो सब जीन आनुवंशिक गुणों के लिए भी उत्तरदायी है। चलिए अगला सवाल है, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया था। देखिए, डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन पूछ रहा है। डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड। डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन कार्नबर्ग ने किया था। कार्नबर्ग ने किया था। इसके कुछ फैक्ट्स हैं। डीएनए के संश्लेषण का प्रतिपादन आर्थर कार्नबर्ग ने किया था, इसलिए इसको 1959 ईस्वी में चिकित्सा विज्ञान का नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया है आर्थर कार्नबर्ग को 1959 में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। मानव शरीर में क्रोमोसोम्स की संख्या कितनी होती है। मानव शरीर में, महिला हो या पुरुष हो, मानव शरीर में 46 गो क्रोमोसोम होता है। 23 जोड़ी जिसको बोलते हैं, 23 जोड़ी यानी 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं।
देखिए इस तरह से भी आपको ये सवाल पूछा जा सकता है कि मानव कोशिका में कितने गुणसूत्र उपस्थित रहते हैं। तो 46 को उपस्थित रहता है 23 जोड़ी, जिनमें से 22 जोड़ी गुणसूत्र ऑटोसोम्स है और 23वां जोड़ा जो है वो लिंग गुणसूत्र है। ठीक ना, 23वां जोड़ा जो होता है एक्स वाई उसी के ऊपर डिपेंड करता है, पुत्र और पुत्री का। चलिए आगे बढ़ते हैं। और जो 22 तक होते हैं ना, 22 जोड़े तक, तो 22 जोड़े तक को उसको ऑटोसोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑटोसोम। नेक्स्ट सवाल है कि किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया। देखिए किसके द्वारा आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स कहा गया, तो इसका आंसर हो जाएगा डब्ल्यू वाटसन ने। डब्ल्यू बेटसन दिया है, वाटसन भी कहते हैं, डब्ल्यू वाटसन ने। आनुवंशिकता विज्ञान को जेनेटिक्स का नाम डब्ल्यू वाटसन ने 1906 में दिया था और आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी संचरण की विधियों और कारणों के अध्ययन को आनुवंशिकी कहते हैं। चलिए अगला सवाल समझते हैं। आरएनए का मुख्य काम क्या है। देखिए आरएनए का मुख्य काम है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। आरएनए का मुख्य काम क्या होता है? प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। ठीक है, आरएनए का फुल फॉर्म क्या होता है? राइबोज न्यूक्लिक एसिड। राइबोज न्यूक्लिक एसिड। आंसर बी हो जाएगा, प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करता है। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है? तो आरएनए के द्वारा ही होता है। ये भी आंसर याद रखिएगा, आरएनए राइबोज न्यूक्लिक एसिड। इसका मुख्य काम है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना और आरएनए कोशिका के अंदर संदेशवाहक का भी काम करता है, यानी मैसेज पहुंचाने का भी काम करता है। अगला सवाल देखते हैं। राइबोसोम का मुख्य काम क्या है। देखिए वही सवाल पूछ दिया, राइबोसोम। राइबोसोम का भी मुख्य काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, राइबोसोम का मुख्य काम है प्रोटीन का संश्लेषण करना। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। इसके कुछ फैक्ट्स जान लेते हैं। राइबोसोम आरएनए तथा प्रोटीन का बना होता है। राइबोसोम आरएनए और प्रोटीन का बना होता है। कोशिका में यह प्रोटीन संश्लेषण का स्थान होता है। संश्लेषण का मतलब होता है निर्माण करना, बनना। कोशिका में प्रोटीन संश्लेषण का ही निर्माण करता है। यह या तो कोशिका में मुक्त अवस्था में पाया जाता है या अंतःप्रद्रवी जालिका तथा नाभिका कला के साथ संयुक्त होती है। और इसकी खोज जंतु कोशिका में जॉर्ज पैलाडे ने की थी। राइबोसोम का खोज जंतु कोशिका में जॉर्ज पैलाडे ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल है, आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है। आत्महत्या की थैली किसे कहा जाता है? सुसाइड बैग जिसको बोलते हैं। देखिए आत्महत्या की थैली लाइसोसोम को कहा जाता है और लाइसोसोम की खोज डी डुबे ने की थी। डी डुबे ने लाइसोसोम की खोज की थी और इसका काम कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थ का विघटन करना है। जो कोशिका के अंदर अनावश्यक पदार्थ है जिसका हमारे कोशिका को ज़रूरत नहीं है, तो उसका विघटन कर देता है, उसको तोड़ फोड़ देता है। लाइसोसोम का निर्माण गोल्जी काय में होता है। लाइसोसोम का निर्माण कहाँ होता है? गोल्जी काय में। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है। देखिए निम्नलिखित में से हरगोविंद खुराना को किस आविष्कार के लिए सम्मानित किया गया है? तो प्रोटीन संश्लेषण के लिए। किसके लिए किया गया है? प्रोटीन संश्लेषण के लिए। इसके कुछ फैक्ट्स को जान लेते हैं। हरगोविंद खुराना भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक थे जिन्होंने आनुवंशिकी कोड की व्याख्या करने तथा प्रोटीन संश्लेषण में, देखिए आप लोग सोच रहे होंगे कि आनुवंशिकी ये प्रोटीन संश्लेषण नहीं होगा, आनुवंशिकी कोड होगा, लेकिन देखिए इन्हें आनुवंशिक कोड की व्याख्या करने तथा प्रोटीन संश्लेषण में जीनों का कार्य निर्धारित हेतु 1968 में M.W. निरेनबर्ग तथा R.W. हॉली के साथ संयुक्त रूप से इनको चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला था। देखिए यहाँ पे सवाल वही है, डॉक्टर हरगोविंद खुराना को किसके लिए नोबेल पुरस्कार मिला? तो जेनेटिक कोड के लिए। जेनेटिक कोड की खोज के लिए उनको मिला है ये पुरस्कार। चलिए आगे बढ़ते हैं। डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है। देखिए डीएनए जो होता है डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड, उसका जो मूल मात्रक है वो है न्यूक्लियोटाइड्स। न्यूक्लियोटाइड्स, डीएनए का मूल मात्रक क्या है? न्यूक्लियोटाइड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं और इसके कुछ फैक्ट्स को देखते हैं। डीएनए की मूल इकाई न्यूक्लियोटाइड्स है। डीएनए की प्रत्येक चक्करदार रचना में 10 न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं और प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड नाइट्रोजनी क्षार, पेंटोज शुगर और फास्फोरिक अम्ल का बना होता है।
और इस सेट का सबसे आखिरी सवाल है, सूची 1 तथा सूची 2 की खोजें और वैज्ञानिकों के नाम को सुमेलित कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहला है डीएनए संरचना। तो देखिए डीएनए संरचना किसने दिया था, तो आपका फर्स्ट का आंसर 3 हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। ए का आंसर 3 हो जाएगा, वाटसन और क्रिक। ABO रक्त समूह की खोज किसने किया था, तो लैंड स्टीनर ने। इसका बी का 4 हो जाएगा, बी का 4 लैंड स्टीनर ने किया था। जंपिंग जीन, सी का जंपिंग जीन जो है इसकी खोज किसने की थी, तो बारबरा मैकलिनटॉक। रेगुलेटरी जीन की खोज किसने की थी, जैकब और मोनोड ने। तो इस तरह से आज हम लोगों ने 20 सवाल क्वेश्चंस को देखें, माफ़ कीजिएगा 20 प्रश्नों को देखें। और इसी के साथ आज हम आप लोगों से विदा लेते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और इसके बाद अगला सेट जल्द ही आने वाला है बायोलॉजी का, या फिर आप लोग कमेंट करके बताइएगा फिजिक्स या केमिस्ट्री का मैं लेकर आऊँगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।